नमस्ते। जब भी भारत की बात होती है तो अक्सर सुनने में आता है कि ये एक पुरुष प्रधान देश है। पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? आज हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में महिलाओं का दर्जा बदला, देवी से एक वस्तु तक, और फिर कैसे उन्होंने अपने अधिकार वापस हासिल किए। तो चलिए, इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत सीधे और शायद एक मुश्किल सवाल से करते हैं। आखिर इतिहास के उस दौर में ऐसा हुआ क्या? वो स्त्री जिसे वैदिक काल में देवी का दर्जा मिला था, वो मध्यकाल तक आते आते सिर्फ भोग विलास की एक वस्तु बनकर कैसे रह गई? ये इतनी बड़ी गिरावट आखिर हुई कैसे? देखिए, ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। वैदिक युग और मध्यकाल के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ सोचिए, पसंद और आजादी थी, महिलाएं सहज शासक थीं, कमांडर थीं, और दूसरी तरफ सिर्फ एकांतवास, सामाजिक कुरीतियां और एक ऐसा दौर जिसने उन्हें बस एक वस्तु बनाकर रख दिया। तो ठीक है, इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं वैदिक काल में, जिसे भारतीय महिलाओं के लिए एक गोल्डन एज, एक सुनहरा दौर माना जाता था। ये वो वक्त था जब आज़ादी थी, शक्ति थी और भरपूर सम्मान था। आप जानते हैं, इस दौर में महिलाओं को वो आज़ादी मिली हुई थी जो आज भी कई मायनों में बहुत मॉडर्न लगती है। स्वयंवर के बारे में तो सबने सुना ही है, मतलब अपना जीवन साथी खुद चुनने का पूरा अधिकार। यहां तक कि गंधर्व विवाह की भी आज़ादी थी, यानी आपसी सहमति से बिना किसी रस्म के शादी करना। समाज हो या शिक्षा, हर जगह उनकी बराबर की भागीदारी थी। और पता है, यह आज़ादी सिर्फ समाज तक नहीं थी, बल्कि सत्ता के गलियारों तक थी। जैसे गुप्त वंश की कुमारी देवी, वो अपने पति के साथ मिलकर राज करती थीं, को-रूलर थीं। या फिर रुद्रमा देवी और दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं, इन्होंने सिर्फ बड़े-बड़े साम्राज्यों पर राज ही नहीं किया, बल्कि सेना की कमान भी संभाली। कमाल है ना? लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा, और बहुत बहुत बुरी तरह से बदला। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जहां से महिलाओं के अधिकारों का पतन शुरू हुआ, और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह थे विदेशी आक्रमण। देखिए, जो हमलावर थे, उनका मकसद सिर्फ जमीन या राज्य जीतना नहीं होता था। उनका असली निशाना होता था राज्य का सम्मान, यानी वहां की महिलाएं। उन्हें युद्ध में जीती हुई एक चीज की तरह देखा जाता था, गुलाम बना लिया जाता था और उनके सम्मान को रौंद दिया जाता था। और इसी बेइंतहा क्रूरता से बचने के लिए एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा ने जन्म लिया, जौहर। ये कोई धार्मिक रिवाज नहीं था, नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी गरिमा बचाने के लिए उठाया गया एक चरम कदम था, जहां हजारों महिलाएं एक साथ खुद को आग के हवाले कर देती थीं। इतिहास में सबसे पहले जौहर का जिक्र रानी पद्मिनी के साथ आता है, और ये कितनी भयानक स्थिति रही होगी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि अकेले चित्तौड़ के किले ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार जौहर की आग को जलते हुए देखा। फिर एक नया दौर शुरू हुआ। महिलाओं को कोट अनकोट सुरक्षित रखने के नाम पर उन्हें समाज से ही काट दिया गया। मुगल काल में हरम व्यवस्था आई, जहां शाही महिलाएं बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हो गईं, और धीरे धीरे यही सोच आम समाज में पर्दा प्रथा बनकर फैल गई, और महिलाएं घूंघट या पर्दे के पीछे कैद होकर रह गईं। और बस यहीं से जो पाबंदियां सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई थीं, वो धीरे धीरे समाज की जड़ों में ऐसी बैठीं कि भयानक कुरीतियों का रूप ले लिया। ये वो दौर था जब पितृसत्ता, यानी पेट्रियार्की, समाज पर पूरी तरह हावी हो गई। महिलाओं की स्थिति में ये जो गिरावट आई, वो 3 स्तरों पर हुई। सबसे पहला था सामाजिक गुलामी, उनकी आज़ादी पूरी तरह छीन ली गई। दूसरा कदम था उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लेना, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई सवाल कैसे पूछेगा। और तीसरा और आखिरी कदम, उन्हें पूरी तरह से पुरुषों के अधीन कर देना, जिससे उनका अपना कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं बची। इस पूरी गिरावट का नतीजा क्या निकला? नतीजा सामने आया इन भयानक सामाजिक कुरीतियों के रूप में सती प्रथा, जहां एक जिंदा औरत को उसके पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। विधवा पुनर्विवाह पर रोक, मतलब जिंदगी में दूसरा मौका ही नहीं। और बाल विवाह, जहां बच्चियों से उनका बचपन और पढ़ाई लिखाई सब कुछ छीन लिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तो अब चलते हैं कहानी के उस दौर में जब समाज सुधारकों और क्रांतिकारियों ने इस अंधेरे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ब्रिटिश राज के दौरान कुछ ऐसे महान लोग सामने आए जो बदलाव की उम्मीद बनकर उभरे। राजा राममोहन रॉय,
जिनके अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा जैसी कुप्रथा खत्म हुई। ज्योतिराव फूले, जिन्होंने 1847 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, एक क्रांति थी ये। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाई। इन महान सुधारकों के प्रयासों का ही नतीजा था कि कानूनी बदलाव की नींव पड़ी। सती प्रथा का अंत हुआ, विधवाओं को फिर से शादी करने का हक मिला और बाल विवाह पर रोक लगी। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक नई सुबह का आगाज था, एक संकेत कि समाज की सोच बदल रही थी। और हां, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस बदलाव की लड़ाई में महिलाएं सिर्फ पीड़ित बनकर नहीं बैठी थीं, वो योद्धा थीं। एक तरफ थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों के खिलाफ महिला शक्ति का प्रतीक बन गईं, तो दूसरी तरफ अवध की बेगम हजरत महल और भोपाल की बेगमों ने भी क्रांति की इस आग को हमेशा जलाए रखा। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, आजाद भारत और यहां महिलाओं का फिर से उदय। ये वो दौर है जब महिलाओं ने अपने खोए हुए अधिकारों को एक एक करके फिर से हासिल करना शुरू किया। आज़ादी के साथ ही सबसे पहले तो हमारे संविधान ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, ये नींव थी। फिर उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुल गए और नतीजा हम सबने देखा। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, सेना से लेकर साइंस तक, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया। और सबसे बड़ी बात, आज एक लोकतांत्रिक देश में हर महिला को अपने हक के लिए आवाज उठाने की, लड़ने की पूरी आज़ादी है। ये एक बहुत गहरी बात है कि काम इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि उसे कौन कर रहा है। तो फिर हम क्यों करें? समाज की बनाई ये दीवारें किस लिए? तो ये पूरा सफर देवी के रूप में पूजे जाने से लेकर एक वस्तु समझे जाने तक, और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर एक स्वतंत्र नागरिक बनने का ये लंबा इतिहास हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस सब के बाद क्या वाकई ऐसा कुछ बचा है जो लड़कियां नहीं कर सकती?